नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप सभी के सामने मॉडल पेपर 16 नंबर है, जो आप सभी के पेपर के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप सीटेट के फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे होंगे या आप सीटेट के सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे होंगे, दोनों बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण या प्रैक्टिस क्लास या मॉडल पेपर होने वाला है। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर देंगे। हर प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखना है और आंसर देने की कोशिश करना है। तो पहला प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर, और ध्यानपूर्वक देखिए इसमें से क्या राइट आंसर बन सकता है। तो पहला प्रश्न कह रहा कि बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है। संवेदनशील अवधि का क्या है, जो सेंसिटिव पीरियड बोला जाता है बाल विकास में, उसका क्या अर्थ होता है। केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित है या संबंधित अवधि बोला जाता है, या कर विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि बोला जाता है। कर वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दी जाती है, कि वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होता है। तो इसमें दोस्त अगर संवेदनशील अवस्था की बात करें, सिविल जो सेंसिटिव पीरियड की बात करते हैं, अवधि की बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो बच्चे में स्पेसिफिक जो क्षमताएं होती हैं, विशिष्टताएं होती हैं, क्षमताएं होती हैं, वह कह रहा है कि विकास के लिए इष्टतम क्या है, अवधि बोली जाती है। और इसीलिए दोस्तों आपका इसमें ए ऑप्शन में क्या करा है, ए ऑप्शन में करा है संज्ञान और सीखने में तेजी को संबंधित अवधि, ऐसा कुछ नहीं है केवल। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या बी बनेगा। सी में कहा कि भाई साहब केवल भाषाई, तो केवल भाषाई के लिए नहीं होता है कि भाई आप संवेदनशील बताएंगे। अगर बात की जाए शारीरिक वृद्धि, तो शारीरिक वृद्धि से सिर्फ नहीं है जिसमें जो करा अपने चरम पर होता है, ऐसा कुछ नहीं दोस्त। आपका राइट आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा, पहले का बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए, सेकंड नंबर के लिए विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था विकास के सिद्धांत की चर्चा अगर करें तो आप जानते हैं 14 प्रकार के लगभग सिद्धांत है विकास के। उसमें से बात करें जाए तो आप सभी को मैंने दिशा का सिद्धांत बताया था। दिशा के सिद्धांत में दो प्रकार की दिशा का सिद्धांत मैंने बताया था, एक अधोगामी का सिद्धांत, एक शीर्षगामी का सिद्धांत। शीर्षगामी के सिद्धांत मैंने कहा था जो विकास सिर से पैर की तरफ होता है, और अधोगामी मैंने बताया था कि विकास केंद्र से बाहर की तरफ या मध्य से बाहर की तरफ होता है। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा आपका राइट आंसर बनेगा। तो दोस्तों शीर्षगामी लिखा है, इसका मतलब कहीं सिर से पैर की तरफ होने वाला है। सिर से पैर की तरफ, सिर से पैर की ओर की बात, पैर की ओर की बात होगी। और इसमें से क्या राइट आंसर बनेगा, कह कि विकास सिर से पांव तक होता है, एकदम आपका राइट आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन। विकास कैसे होता है, वह सिर से पांव की तरफ होता है। विकास केंद्र से छोरों की तरफ, ये अधोगामी का था, गलत हो जाएगा। विकास पैर से सिर की ओर, तो उल्टा लिखा गया, और इसमें भी अधोगामी का उल्टा लिखा गया है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, जो होगा वह आपका ए ऑप्शन होगा। जब विकास होता है शीर्षगामी का मतलब है सिर से पैर की तरफ होता है। नेक्स्ट प्रश्न थर्ड नंबर को ध्यानपूर्वक देखिए। किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है। किस अवधि के दौरान जो होता है विचार कैसा हो जाता है, अमूर्त हो जाता है और आदर्शवादी हो जाता है। शैशवावस्था के समय, या प्रारंभिक बचपन के समय, या मध्य बचपन के समय, या किशोरावस्था के समय, क्या इन्फेंसी के समय, अर्ली चाइल्डहुड, या मिडिल चाइल्डहुड, या फिर आपका आप बोल सकते हैं एडोलसेंस। तो दोस्तों इसमें से क्या राइट आंसर बनेगा, बेहतरीन प्रश्न है। और प्रश्न संख्या 3 की अगर हम चर्चा करते हैं, तो जब बच्चा अमूर्त, और आप जानते हैं अमूर्त चिंतन कब होता है बच्चे के, तो जिन प्याजे के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि 11 से 15, तो कम से कम जब 11 से 15 वर्ष है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जब बच्चा किशोरावस्था में जाता है तभी होगा। और इसीलिए आपका जो राइट आंसर बनेगा वह डी ऑप्शन एडोलसेंस बनेगा। एडोलसेंस की अगर हम चर्चा कर लें तो एडोलसेंस के जनक बोले जाते हैं स्टैनले हॉल, और उनकी एक पुस्तक है एडोलसेंस, जिसमें उन्होंने किशोरावस्था की बातें की हैं। और स्टैनले हॉल की अगर चर्चा करें तो उन्हें किशोरावस्था का जनक बोला जाता है। किशोर मनोवैज्ञानिक के रूप में वह प्रसिद्ध है। और इसीलिए दोस्तों आपका तीसरे का जो बनेगा डी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न फोर्थ नंबर के लिए, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना और उन्हें स्कीमाओं से क्या करना, जोड़ने को क्या कहा जाता है।
का समायोजन कहलाता है, या अनुकूलन कहलाता है, या संगठन, या परिपक्वता। दोस्तों आप जानते हैं जीन पियाजे के जो आप सभी के सामने ऑप्शन लिखे गए हैं, सभी के सभी ऑप्शन जीन पियाजे के संबंधित है। अब इसमें समझना है क्या चीज़ का क्या मतलब होता है। जैसे समायोजन में मैंने बताया था, अनुकूलन दो टाइप का मैंने बताया था आपको। आदमी अपने आप को कोई चीज़ से अनुकूलित करता है, व्यवस्थित करता है, एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता है। देखिए तो कह रहा कि समायोजन मैंने आपको बताया था, एक तरीके अनुकूलन आदमी समायोजन तरीके से करता है, एक समावेशन तरीके से करता है। अच्छा, समावेशन समायोजन में अंतर है। समायोजन में क्या होता है कि आपको जो नई जानकारी होती है और पुरानी जानकारी में अंतर करते हैं, लेकिन समावेशन में अंतर नहीं करते। आप क्या करते हैं, पुरानी जानकारी को महत्व देते हैं, पुरानी जो जानकारी है उसी को आप क्या करते हैं, महत्व देते हैं, जाने को महत्व देते हैं, ऐसा आप जानते हैं दोस्तों। संगठन होगा नहीं, क्योंकि कह रहा क्या यहाँ पर देखिए, आपका जो होगा, ठीक है, आपका संगठन सही होगा। तो कह रहा कि आपके स्कीमाओं को क्या करना, पुनर्व्यवस्थित करने की बात कर रहा है, पुनर्व्यवस्थित करना, और स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहेगा, परिपक्वता नहीं कहलाएगा। यहाँ पर परिपक्वता को कोई मतलब नहीं है, अनुकूलन हो नहीं जाएगा, समायोजन होगा नहीं, संगठन आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन। क्या ऑर्गेनाइजेशन आपका सी ऑप्शन बनेगा, क्या बनेगा, सी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट होगा। फोर्थ का आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे 5th नंबर की हम चर्चा करेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पर आप सभी से सामने जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न है, स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे। करा कि किस अवस्था में बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, ना कि प्रतीकों से। करा सामग्री से होना चाहिए, ना कि प्रतीकों से। ऐसा कब बच्चा कर पाता है, क्या अमूर्त संक्रियात्मक में, या मूर्त संक्रियात्मक में, या संवेदी चालक में, या फिर पूर्व संक्रियात्मक में। अमूर्त संक्रियात्मक की बात करें तो 11 से 15 वर्ष इन्होंने बताया जीन पियाजे ने, और मूर्त की बात करेंगे तो 7 से 11 वर्ष की एज को बताया था। वहीं पर संवेदी की बात करेंगे तो संवेदी की बात करें 0 से 2 वर्ष बताया था उन्होंने। वहीं पर बात किया जाए शास्त्रीय पूर्व की बात करते हैं तो 2 से 7 वर्ष। तो किसमें ये सारी चीज़ें घटना घटेंगी, कह समस्याओं को हल कर सकता है, लेकिन समस्या क्या होनी चाहिए, वह प्रतीकों से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समस्याओं को हल कर सकता प्रकृतियों से नहीं हो, वह मूर्त संक्रियात्मक होगा। और राइट आंसर क्या बनेगा आपका बी ऑप्शन होगा। क्या होगा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होगा दोस्तों। क्या होगा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि इसमें अमूर्त की बात नहीं कर रहा, अमूर्त वाला चीजें नहीं कर पाएगा। समस्याएं कर सकता, सॉल्व कर सकता, लेकिन उसके सामने समस्या कहीं ना कहीं दिखनी चाहिए। 5th का बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न करा सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी। सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतकारी की अगर बात करें तो सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतकारी की अगर बात करेंगे तो इनका रोल है लेवाइगोस्की का। इस पे लेवाइगोस्की के हिसाब से एक तरीके से मान सकते हैं। और लेवाइगोस्की जो सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांत उनके द्वारा दी गई थी। कह रहा कोरी पट्टी की तरह नहीं दोस्तों, कोरी पट्टी की तरह आदर्शवाद मानता है, ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्त करता, ऐसा कोई नहीं मानता। ज्ञान के निर्माण में क्या है, शामिल सक्रिय प्राणी के रूप बनता है, सी ऑप्शन। लघु वयस्क का पकड़ नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, वह सी ऑप्शन बनेगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 7th नंबर के लिए, छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पाठ प्रदान करना किसका उदाहरण है। दोस्तों पाठ का मतलब मैंने आपको बताया था, बच्चों के बीच संवाद जो प्रोत्साहित करना, बच्चों के बीच संवाद प्रोत्साहित करने की बात कौन करता है, संवाद प्रोत्साहित करने की बात लेवाइगोस्की महोदय करते हैं। कौन, लेवाइगोस्की महोदय करते हैं। और यहीं पर अगर हम चर्चा करें, लेवाइगोस्की महोदय संवाद की बात करते हैं। बच्चा एक दूसरे के साथ वार्तालाप करके सीखता, अंतःक्रिया करके सीखता है, ऐसा मानते हैं कौन, वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की की अगर बात की जाए तो इसमें कह रहा है कि आपका संवाद और पाठ प्रदान करना किसका उदाहरण कहलाएगा, क्या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, या सकारात्मक पुनर्वलन, या सीखने का हस्तांतरण। सीखने का हस्तांतरण से मतलब कोई नहीं ट्रांसफर, लर्निंग का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है। पुनर्वलन की बात करें तो या व्यवहारवादी मानता है, तो आपके लेवाइगोस्की थे नहीं। प्रक्रियाओं के अनुबंधन की बात करें, जो प्रक्रिया है, या भी रिस्पॉन्स की, जो रिस्पॉन्स के उसका अनुबंधन की बात व्यवहारवादी। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन। जेडपीडी की बात कौन करता था, जेडपीडी की अगर बात की जाए, जेडपीडी की बात करने वाले थे वह आपके लेवाइगोस्की। लेवाइगोस्की कहते थे हमें संकेत देना, या जो आपका लक्ष्य यहाँ पर आप कार्य स्टार्ट करते हैं, क्या करना है, कार्य करना स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है, आप बीच में जाकर फंस जाते हैं, तो यही कहलाता है जेडपीडी, और आपका यहाँ है लक्ष्य। तो इस तरीके से बात करें, उनका मानना था किसका दोस्तों, वाइगोत्स्की का।
और पाढ़ सब जानते हैं जिसे बोलते हैं स्कैनफोल्डिंग, स्कैनफोल्डिंग जिसे का नाम है इंग्लिश नाम। तो इसमें से अगर बात किया जाए पाठ प्रदान करनी तो आपका राइट आंसर होगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और राइट आंसर आपका क्रिएटिंग ए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। क्या दोस्तों सीवंत का वह ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, बात करेंगे 8 नंबर की चर्चा कर लेते हैं। कह रहा किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के बीच साथ जानने में सक्षम होने के बीच अंतर से निर्मित होता है। तो अंतर से निर्मित होता है किसने कहा, लेवाइगोस्की ने, जीन पियाजे ने, हावर्ड गार्डनर ने, या इवान पावलोव ने। इवान पावलोव, क्या आपका इवान पावलोव होगा। इवान पावलोव की चर्चा करते हैं तो आप जानते हैं दोस्तों इनका सिद्धांत क्या कहलाता है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। और इनसे कोई मतलब नहीं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या एक व्यवहारवादी थे, और आप जानते हैं व्यवहारवादी थे, और इनका मतलब था स्टिमुलस रिस्पॉन्स की सारी की सारी चीज़ें ये करेंगे। तो ऐसा कुछ इनका मानना था ही नहीं, और इनका प्रयोग जो कुत्ते पर किया गया। हावर्ड गार्डनर बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए थे, तो बहुबुद्धि के सिद्धांत से यहाँ कोई मैच नहीं हो रहा है। बहुबुद्धि का सिद्धांत इसका कोई यहाँ रोल है नहीं, इसका कोई रोल है नहीं। जीन पियाजे की बात करेंगे तो जीन पियाजे ऐसी बात नहीं करते। जेडपीडी शब्द का, जेडपीडी शब्द की बात करेंगे तो कौन करता है, वाइगोत्स्की करते हैं, और राइट आंसर क्या बनेगा, वो आपका ए ऑप्शन बनेगा। जेडपीडी की बात कौन करता है, वाइगोत्स्की करते हैं, और राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, वह आपका ए ऑप्शन बनेगा। जेडपीडी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर या वाइगोत्स्की बात नहीं करते, ठीक है, तो आपका यहाँ नहीं होगा, बी ऑप्शन ही। अच्छा जेडपीडी होता क्या, तो मैंने आपको अभी बताया, यहाँ अगर नया ज्ञान और बच्चे के मौजूदा ज्ञान के समर्थक के बीच जानने का अंतर, तो आप जानते हैं अंतर के बीच का जो अंतराल होता है उसी को बोलते हैं जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे दोस्तों, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे 9 नंबर की चर्चा। करा कि इनमें से कौन सी स्थित बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है, इनमें से कौन सी बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण बनेगा। तो दोस्तों कह रहे एक कक्षा जिसमें छात्र समूह में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। कह रहे एक कक्षा जिसमें छात्रों का व्यवहार शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड द्वारा नियंत्रित होता है। कर एक कक्षा जिसमें शिक्षक निर्देश देता है और छात्रों को नोट्स याद करने के लिए याद कहा जाता है। कर एक कक्षा जिसमें छात्र को चाहे करते हैं, मतलब मन चाहे करते हैं, और जबकि शिक्षक चुपचाप बैठते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा का उदाहरण इसमें से कौन सा बनेगा दोस्तों। करा कि यहाँ पर आपका जो बनेगा, देखिए बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है कि जब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जाए तो बच्चा अपनी जगह पर रहेगा, शिक्षक जो सारी चीजें करने वाला है, शिक्षक सारी चीजें करेगा। तो एक कक्षा जिसमें छात्र समूह में बैठे होते हैं, एकदम ठीक है, बैठे होते हैं और शिक्षक क्या करता है, बारी बारी से क्लास में प्रत्येक में जाते हैं, और यही बाल केंद्रित का उदाहरण होगा ए ऑप्शन। कहा कि बी ऑप्शन में अगर आप पुनर्बलन की दंड की बात कर रहा है, पुनर्दंड की बात अगर करेंगे तो ऐसा बाल केंद्रित शिक्षा नहीं मानता है, दंड की बात करता ही नहीं है। आगे कह रहा है इसमें शिक्षक निर्देश देते हैं, जब शिक्षक निर्देश देने लगेगा तो शिक्षक केंद्रित होगा, बाल केंद्रित हो नहीं पाएगा। सी ऑप्शन अपने आप से हटेगा। डी ऑप्शन में कक्षा जिसमें छात्र जो चाहे करते हैं जबकि शिक्षक उन्हें चुपचाप देखना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं। दोनों इसमें एक्टिविटीज की भाग लेते हैं, मतलब दोनों सक्रियता पर जोर देते हैं, चाहे वह बालक हो या शिक्षार्थी हो, शिक्षक हो, दोनों बाल केंद्र दोनों क्या होंगे, सक्रियता पर जोर देंगे। और दोस्त आपका जो बनेगा ऑप्शन संख्या क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या ए बनेगा, 9th का ए ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 10 नंबर के लिए गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों आप जानते हैं जो कोहलबर्ग का सिद्धांत था, मैंने आपको बताया था, कोहलबर्ग ने अपना सिद्धांत 3 स्टेज पर दिया, 3 स्तर पर दिया। हर स्टेज में 2-2 उन्होंने सब स्टेज बनाए, मतलब सब स्तर बनाए, मतलब उप स्तर बनाया, और टोटल 6 उप स्तर की बात उनके द्वारा की जाती है। गोल्डन रूल का मतलब होता है गुड बॉय गुड गर्ल, गुड बॉय गुड गर्ल। अच्छा गुड बॉय गुड गर्ल की अगर हम चर्चा करेंगे तो वह क्या होगा, सामाजिक व्यवस्था होगा। सामाजिक व्यवस्था की अगर हम चर्चा करेंगे तो दूसरे का दूसरा बोला जाता है, इसमें नियम कानून माना जाता है, नहीं बनेगा। इसमें लिखा है सामाजिक अनुबंधन की बात, तो सामाजिक अनुबंधन भी नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि यह इसमें करता है कि आपको मानवता, कि आपको जो लचीला किया जा सकता है, गलत होगा।
सार्वभौमिकता की बात करें तीसरे का दूसरा बोला जाता है, इसमें संपूर्ण मानवता के लिए हितकारी हो ऐसा भी नहीं होगा। अच्छा लड़का अच्छी लड़की और गोल्डन रूल की बात करता है डी ऑप्शन, मतलब अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश रहेगी, डी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, 11 नंबर की चर्चा करते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? दोस्त ध्यान देंगे, करा कि व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन, एकर व्यवहार में नकारात्मक परिवर्तन, या मूल उत्पादों का उत्पाद करने में क्षमता, या कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह। तो दोस्तों इसमें से क्या बनेगा? बेहतरीन प्रश्न। हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत कहलाता है वह कौन सा सिद्धांत कहलाता है? बहुबुद्धि का सिद्धांत। और बहुबुद्धि के सिद्धांत में उन्होंने बताया कि 8 प्रकार की बुद्धियां होती हैं। 8 प्रकार की बुद्धि हैं। सभी प्रकार की बुद्धियां क्या अपने आप से विशिष्ट हैं? सभी के सभी क्या है? विशिष्ट हैं। किसी बुद्धि का किसी बुद्धि से तुलना नहीं किया जा सकता है। और आपके लिए सारी की सारी बुद्धियां इंपॉर्टेंट होती हैं। कोई ऐसा बुद्धि नहीं जो कमजोर माना जा सकता है। दोस्तों इसमें से क्या बनेगा? बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 नंबर के लिए आप सभी अपने हिसाब से आंसर करने की कोशिश करेंगे। 11 नंबर की बात करेंगे तो दोस्तों आप जानते हैं मूल उत्पादों का उत्पादन करने की क्षमता, ऐसा उनके द्वारा नहीं कहा गया। तो आप जानते हैं कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह क्या कहलाता है? वह बहुबुद्धि का सिद्धांत कहलाता है। राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। ए ऑप्शन। यहाँ पर देखिए व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन, नकारात्मक परिवर्तन ऐसा कुछ नहीं। व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन ऐसा कुछ उनके द्वारा कहा ही नहीं गया, तो बुद्धि से संबंधित थे और इसीलिए आपका दोस्तों वह आपका राइट आंसर बनेगा, आपका डी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर की चर्चा। कथन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। कथन को क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक आप देखने का प्रयास करेंगे। शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। यहाँ पर दोस्त कह रहा है शिक्षकों को कैसा करना चाहिए? मानकीकृत की बात कर रहा है। यहाँ पर कार्ड में क्या लिखा है? शैक्षणिक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत जो मतभेद है, जो बच्चों की भी व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, को नज़रअंदाज करने जाना चाहिए, मतलब उसको इग्नोर कर देना चाहिए और उन्हें खारिज करना चाहिए। सही विकल्प को चुनना है। विकल्प ए में करा है ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता है ए की। बी में करा ए और आर दोनों सही, आर व्याख्या नहीं करता ए की। सी में करा कि ए सही है लेकिन आर गलत है। डी में करा ए और आर दोनों गलत हैं। तो साथ ही आप जानते हैं कि यहाँ पर ध्यान देंगे ए ऑप्शन में अगर हम चर्चा कर लेते हैं, ए ऑप्शन में अगर हम चर्चा करें, करा कि मानकीकृत पाठ्यक्रम की बात करें, मानकीकृत पाठ्यक्रम कभी नहीं होगा। स्टैंडर्ड जो है या मूल्यांकन तरीकों का कभी पालन नहीं करने की बात करता। शिक्षक को ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत होगा। लचीलापन के पर जोर दिया जाता है, मूल्यांकन कैसा हो? फ्लेक्सिबल हो। साथ ही साथ जो शिक्षा शास्त्र यूज हो वह भी फ्लेक्सिबल हो, वह भी कैसा हो? लचीला हो। और पाठ्यक्रम भी ऐसा माना जाता है। और उस कारण की अगर हम चर्चा करेंगे, कहा कि नज़रअंदाज करना, व्यक्ति भिन्नता देखिए सब में है और नज़रअंदाज नहीं करना, सबका सम्मान करना है। इसलिए दोस्तों ये आपका कारण भी गलत है और कथन भी गलत है। तो कारण कथन दोनों गलत है। राइट आंसर क्या बनेगा? वह डी ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा? 12 का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 का दोस्त वह डी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट हो। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 13 नंबर के लिए। लड़कियों को भाषाओं और कलाओं में को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लड़कियों को करा कि लैंग्वेज के लिए और आर्ट्स के लिए, मतलब कलाओं के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, जबकि लड़कों के लिए जबकि गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। मतलब गणित विज्ञान कह दे भैया आप ना पढ़ो, आपके लायक नहीं है, और आप क्या करो? भाषा पर कमांड करो, आप कला करो। तो ऐसा रोल क्या दर्शाता है? कह कि जेंडर समानता को, जेंडर स्थिरता को, जेंडर भेदभाव को, जेंडर सशक्तिकरण को। तो जेंडर क्या कहलाता है? जेंडर भेदभाव कहलाएगा, क्योंकि जेंडर के प्रति क्या हो रहा है? भेदभाव हो रहा है। राइट आंसर दोस्त सी ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा? जेंडर। क्योंकि कह रहा है कि भाई साहब क्या लड़कियां गणित विज्ञान में अच्छा स्कोर नहीं कर सकती हैं? क्या अनुवांशिक कारण होता है? कुछ नहीं भाई साहब, सब कर सकती हैं, बस उनको इन्वायरमेंट दीजिए, वैसा माहौल दीजिए, वैसा माहौल देंगे तो बच्चियां सब कुछ कर सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं सिर्फ कला और भाषा में निपुण होती हैं और गणित विज्ञान में नहीं होती हैं दोस्त। तो 13 का जो बनेगा ऑप्शन संख्या क्या बनेगा? सी ऑप्शन आपका राइट बनेगा। ऑप्शन संख्या क्या बनेगा? सी ऑप्शन आपका राइट बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 14 नंबर के लिए ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? भाषा विचार निर्धारित करती है, विचार भाषा द्वारा शासित और निर्देशित होता है। भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक है, भाषा और विचार स्वतंत्र संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं।
तो दोस्त प्रश्न संख्या आपके सामने 14 नंबर है। बेहतरीन प्रश्न है। करा कि दोस्त कार्य निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध को स्थापित करता है। सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण की अगर बात करेंगे सामाजिक रचनावादी, तो इसमें आ जाएंगे लेवाइगोस्की। कौन आ जाएंगे? लेवाइगोस्की आ जाएंगे। और लेवाइगोस्की की अगर हम चर्चा करेंगे तो क्या बनेगा? उनके द्वारा भाषा मानी जाती है, उनके द्वारा भाषा को जोड़ दिया जाता है। तो आपका क्या इसमें से राइट आंसर बनेगा? देखेंगे प्रश्न संख्या 14 नंबर और इसके लिए दोस्त बताएंगे क्या आपका राइट होगा। देखिए कि बीच द्विदिशात्मक है, क्या ऐसा है बताएंगे? क्या इसमें से होगा? प्रश्न संख्या 14 नंबर एकदम स्पेशल क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या होगा दोस्तों? तो इसमें से सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा विचार के बीच सही वर्णन क्या करता है? भाषा विचार द्वारा निर्धारित होती है, ऐसा कुछ नहीं। तो भाषा विचार द्वारा निर्धारित होती है या विचार भाषा द्वारा शासित और निर्देशित किया जाता है। भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक होते हैं। ठीक है, एकदम आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन संख्या सी बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या सी बन जाएगा। सही वर्णन जो करेगा ऑप्शन संख्या सी करेगा। क्या दोस्त? 14 नंबर के लिए ऑप्शन संख्या सी इज द राइट आंसर। आपका क्या बनेगा? 14 नंबर के लिए ऑप्शन संख्या सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आगे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 15 नंबर के लिए। सीखने के आकलन। सीखने के आकलन कब होता है? बाद में होता है। जब आप पढ़ा लिखा दो, चीजें करा दो, तब बाद में आकलन करते हो तो सीखने का आकलन बोला जाता है। के बजाय सीखने के लिए आकलन कर रहा है, करा सीखने के लिए आकलन कब होता है? पूर्व में होता है। जब आप ना सीखा हो उसके पहले आप आकलन कर दो, पूर्व में किया जाए तो वह सीखने के लिए आकलन बोला जाता है। करा कि ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इनमें से क्या शामिल करना महत्वपूर्ण होगा? स्वमूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन, गुणात्मक प्रतिक्रिया या मात्रात्मक मापदंडों के आधार पर छात्रों के बीच तुलना। तो ऑप्शन में करा है कि भाई साहब सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और बी में करा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सी में करा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, डी में करा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो दोस्तों स्वमूल्यांकन पर जोर देता है। आगे बात करेंगे सीखने के लिए आकलन, सहकर्मी मूल्यांकन पर जोर देता है, गुणात्मक मूल्यांकन पर जोर देता है और मात्रात्मक मापदंडों के आधार पर छात्रों के बीच तुलना पर जोर नहीं देता है। इसलिए दोस्त आपका क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या डी जो है फोर्थ जो है गलत हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ऑप्शन संख्या आपका बी राइट होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन आपका 15 नंबर के लिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। एकदम आपका क्या बने? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ध्यानपूर्वक नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कर निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देगी? कौन सी प्रथा समावेशन में क्या देखिए बढ़ावा देगी? करा कि छात्रों को शारीरिक दंड, कर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सीखना, विविधता का सम्मान, मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो दोस्तों शिक्षा में समावेशन, जो एजुकेशन में इंक्लूजन का मीन्स क्या होता है, मतलब क्या होता है आप जानते हैं। आपको मैंने बताया है कि दोस्तों जब आप बच्चों और किसी चाहे सामान्य बच्चा हो चाहे विशिष्ट बच्चा हो, जब बच्चों के बीच मतभेद ना करें, मतलब जो सामान्य बच्चा है चाहे विशिष्ट बच्चा है, दोनों को एक समान नज़रिए से देखें और एक साथ बैठाने की कोशिश करें, शिक्षा देने की कोशिश करें, उनमें कभी भेदभाव ना करें, तो वही क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है। छात्रों का शारीरिक दंड, तो दोस्तों शारीरिक दंड कभी नहीं होगा, आरटी इसका हनन करता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सीखना, तो दोस्तों प्रतियोगी कंपटीशन के लिए सीखना होता नहीं है। क्या करना चाहिए? विविधता का सम्मान करना चाहिए। बच्चों में जो रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, जो बच्चे में विविधता डाइवर्सिटी का जो विविधता बच्चों में है उसका रिस्पेक्ट करें। और साथ ही साथ मानकीकृत पाठ्यक्रम आप जानते हैं हमेशा से इसको हम नेगेटिव में रखे हैं और फिर भी नेगेटिव में रखेंगे, तो राइट आंसर आपका रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, आपका सी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे साथ बात करेंगे। प्रश्न संख्या 17 नंबर के लिए। कर निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता ध्यान देने और कार्यों में लंबे अवधि की भागीदारी को बनाए रखने की चुनौती का कारण बनती है? ध्यान अवधान सक्रियता विकार, लेखन वैकल्य, पठन वैकल्य, दृष्टि क्षति। तो दोस्तों इसमें से कह रहा है कि लंबे टाइम तक क्या कर रहा है? लंबे टाइम तक आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हो, मतलब ऐसी दिव्यांगता जो ध्यान देने और लंबे कार्यों में भागीदारी को बनाए रखने में चुनौती का कारण बनती है। तो मैंने आपको बताया था कि जब चुनौती का कारण जहाँ ध्यान आप ज़्यादा टाइम तक नहीं लगा पाते हो तो उसे बोलते हैं ध्यान न्यूनता सक्रियता विकार, जिसे बोला जाता है ADHD बोला जाता है, ADHD बोला जाता है दोस्तों। और आपका क्या बनेगा? आपका राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन। क्या बनेगा?
ए ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि ध्यान में सही ज़्यादा टाइम तक अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाते। लेखन वैकल्प तब होगा जब लिखने में दिक्कत होगा, तो लिखने जैसी बात यहाँ नहीं हो रही। पठन वैकल्प तब होगा जब पढ़ने में दिक्कत होता है, तो जिसे डिस्लेक्सिया बोलते हैं। जिस क्षति से कोई मतलब नहीं, राइट आंसर आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। तो 17 का ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर के लिए, तो दोस्तों कह रहा है कि विभिन्न भाषाएं पहचान करने वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसका अभ्यास करना चाहिए? कह विभिन्न भाषाई पहचान वाले शिक्षार्थियों के लिए, मतलब अलग अलग जो भाषाओं की पहचान करने वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षाओं में एक शिक्षक किसका अभ्यास करना चाहिए? क्या बहुभाषावाद का, अलगाववाद का, नामीकरण का, या रूढ़िबद्धता का? तो रूढ़िबद्धता ऐसा नहीं, किसी रूढ़िवादी बात तो नहीं बनाना है। नामीकरण किसी का नहीं करना है, ना कि अलगाव करना है। राइट आंसर क्या होगा? बहुभाषावाद पर। और बहुभाषावाद जो संसाधन का काम करती है, एक हेल्प का काम करती है, एक रिसोर्सेज का काम करती है। और इसीलिए दोस्तों आपका 18 का क्या बनेगा? वह ए ऑप्शन बनेगा। 18 का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। 18 का दोस्त ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, 19 नंबर पर हम चलेंगे। 19 नंबर की चर्चा कर लेते हैं। संचार के लिए बहुमाध्यम के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? संचार के लिए बहुमाध्य के उपयोग से निम्नलिखित में से किसका समावेशन में मदद मिलेगी? यही आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों, कोई बात नहीं, रिपीट हुआ है। प्रतिभाशाली छात्र के लिए, स्वलीनता वाले छात्र के लिए, या फिर आपका पठन वैकल्प वाले छात्रों के लिए, तो हमें लगता है कि एक ऑप्शन इसमें से उनसे गया छूट। इसमें से एक ऑप्शन गया छूट। एक और भी ऑप्शन होगा जिसकी बात करते हैं, कुछ और भी होगा। तो क्या इसमें से राइट आंसर बनेगा दोस्तों? तो अगर हम बात कर लेते हैं, अगर इसमें जो था, इसमें जो एक फर्स्ट नंबर पे था, वह फर्स्ट नंबर की अगर हम चर्चा करते हैं, वह भी इससे जुड़ा हुआ था। तो क्वेश्चन अगर हम इस हिसाब से इसके हिसाब से अगर हम करेंगे, तो इसमें आप थर्ड नंबर बना लो। आप इसके हिसाब से बना लो, आप यहाँ पर हटा करके और यहाँ पर कर लो आप प्रतिभाशाली को बात करते हैं। समावेशन में क्या होता है? प्रतिभाशाली को जिसमें विशिष्टता होती है उसको भी इंक्लूड करते हैं, स्वलीनता वाले को इंक्लूड करते हैं, पठन वैकल्प के लिए। तो इस तरीके से हम बात करेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्योंकि डी ऑप्शन आपका फोर्थ वाला ऑप्शन है नहीं, तो कैसे हम कर सकते हैं? इसलिए साथी, यह क्वेश्चन में गलती नहीं है, क्वेश्चन में इतना सा गलती है कि चौथा इसमें से रखा नहीं गया है। आप इसे ध्यान दीजिएगा, तो आपका सी ऑप्शन बनेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बनेगा। तो अगर हम इसको हटा देंगे तब जाकर राइट आंसर, ठीक है। तो इसकी अगर हम चर्चा कर लेते हैं, तो फर्स्ट नंबर वाला चीज़ें कट गया है। फर्स्ट नंबर पर अगर हम यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर हम ऐसा बना लेते हैं, ऐसा हम बना लेते हैं, यहाँ पर फोर्थ कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं फोर्थ, तो आपका सीधा बन जाएगा बी ऑप्शन, सीधा बन जाएगा बी ऑप्शन। कैसे? फर्स्ट में तो है नहीं, फर्स्ट में लिखा नहीं गया है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में लिखा गया है, इसलिए दोस्तों आपका बी ऑप्शन। लेकिन इस प्रश्न में 19 नंबर का अगर हम चर्चा करें ना, तो सभी के सभी सही थे। एक और ऐसा था जो ऑप्शन में उसे टाइप नहीं किया गया, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो राइट आंसर हमारा ध्यान देंगे, यहाँ पर चतुर्थ कर लेंगे और आपका राइट आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे दोस्त, 20 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति सही युग्म है? कर गुणज वैकल्प, कर कैलकुलेटर के इस्तेमाल पर रोक, कर पठन वैकल्प, लेखन के लंबे लंबे निबंध देना, कर दृश्य हानि, या कर पाठ को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना, या फिर कह रहा है कि स्वलीनता दृश्य अधिकार बढ़ाना। तो दोस्तों इसमें से क्या राइट आंसर बनेगा? अच्छा प्रश्न है, इसमें से क्या बनेगा 20 नंबर के लिए दोस्त बताएंगे। आपका अच्छा प्रश्न है और इसके लिए आप सभी कमेंट कर सकते हैं, क्या आपका राइट आंसर बन सकता है? जी एकदम बताएंगे, क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है? जी एकदम बताएंगे दोस्तों, क्या आपका राइट आंसर बनेगा? दृष्टि हानि के लिए पाठ को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना, जो पाठ के पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर का मतलब कहीं ना कहीं बोल के, मतलब कहीं मौखिक बात कर रहा है, अच्छा बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक तरीके से बात कर रहा है। पठन वैकल्प है, लिखने के लिए लंबे लंबे निबंध देना। तो पठन वैकल्प में अगर हम बात किया जाए, तो कभी कभी मैंने आपको बताया था दोनों को इंक्लूड कर लिया जाता है, पठन को और लेखन को, पठन एवं लेखन दोनों को यूज कर लिया जाता है। तो इस आधार पर अगर हम बात करेंगे, इस आधार पर हम बात करें, अगर सिर्फ दोनों को अगर लेके चलेंगे, तो यह जो है ऑप्शन नहीं है, यह ऑप्शन नहीं है। अगर हम दोनों को लेकर नहीं चलेंगे तो ऑप्शन संख्या बी भी बनेगा। क्यों? क्योंकि पठन वैकल्प का मतलब सिर्फ पढ़ने में दिक्कत, तो लिखने के लिए लंबे लंबे निबंध देना तो सही बात है।
या तो सही है। आपका ऑप्शन संख्या बी भी हो सकता है और सी भी होगा, इसलिए जो इस हिसाब से है ऑप्शन संख्या बी भी लगाएंगे और सी भी, दोनों बनेगा दोस्तों, बी और सी बनेगा। पठन वैकल्य का मतलब सिर्फ एक नहीं होगा, सिर्फ डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया भी, कभी कभी डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया दोनों को इंक्लूड करता है, और ऐसा कई बार पेपर में बना है दोस्त। इस तरीके से आप ध्यान देंगे। अगर आपको लगे तो बी और सी इस तरीके से अगर हम बात करें अलग अलग, अगर बात करें डिसलेक्सिया को, अगर आपका डिसलेक्सिया में पठन और लेखन ना इंक्लूड करेंगे तो फिर आपका बी और सी दोनों बनेगा। अगर इंक्लूड कर लेंगे तो सिर्फ सी ऑप्शन बनेगा, क्योंकि लेखन की बात हो रही है इधर। तो अगर एग्जामिनर जो पूछा है ना वह दोनों को इंक्लूड करके पूछा, लेकिन हम जो कर रहे हैं वह दोनों को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो आपका राइट आंसर बी और सी दोनों बन जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य नहीं करता है? कौन सा सुसाध्य नहीं करता? का सक्रिय भागीदारी, सार्थक गतिविधियां, निष्क्रिय सुनना या सामाजिक भागीदारी। तो कौन सी सोच सुसाध्य नहीं करती दोस्तों? कौन सा विकल्प विद्यार्थी को सुसाध्य नहीं करती? कौन सी सोच ऐसा है? तो का दोस्तों आप सक्रिय भागीदारी तो या तो सही काम करेगा, सार्थक गतिविधियां भी सही होगा, निष्क्रिय सुनना यही चीजें क्या है आपका गलत है, तो गलत ही हमको ढूंढ रहा था। तो 21 नंबर के लिए आपका क्या बनेगा? 21 नंबर का आपका दोस्तों वह बनेगा ऑप्शन संख्या 21 नंबर की अगर बात करेंगे तो आपका सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बात करेंगे 22 नंबर की चर्चा करते हैं। का दोस्तों छात्रों के लिए व्यवहारिक करके सीखने वाली गतिविधियों के को किसके छात्रों के अधिगम को संभावना है? कर टालने और सुधरने, कर सुविधा देने और बढ़ने, कर प्रस्तुति से टहलने या फिर रोकथाम या बढ़ने। तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, इससे आपको फीड करना है, इसमें फिल करना है 22 नंबर के लिए, और बताएंगे क्या इसमें से फिल किया जाएगा दोस्तों। देखते हैं, हम चलते हैं फिल करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर हम फिल करते हैं छात्रों के लिए व्यवहारिक सीखने वाली गतिविधियों की सुविधा देने वाले छात्रों के अधिगम को बढ़ाने की संभावना, एकदम सही है। आपका क्या बनेगा? बी ऑप्शन। यहाँ पर अगर हम सुविधा देते हैं, सुविधा देने से छात्रों के अधिगम को क्या बढ़ने की संभावना है, एकदम सही है, बढ़ने की क्या है संभावना है। देखिए क्वेश्चन को देखें, यानी पर अगर हम ए ऑप्शन को अगर हम फिल करें तो गलत हो जाएगा। अगर गतिविधियों के टालने से छात्रों के अधिगम को सुधरने की संभावना, टालेंगे तो सुधरेगा नहीं होगा दोस्तों, टालेंगे तो सुधरेगा नहीं। प्रस्तुति से ठहरने से गलत होगा, रोकथाम बढ़ने, तो राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। अगर आप फिल करके देखेंगे आपको खुद लगेगा बी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 23 नंबर की बात करते हैं। कर अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? लर्निंग के परिप्रेक्ष्य में कौन सा इसमें से पार्ट सही होगा? प्रश्न संख्या 23। छात्र सबसे अधिक तब सीखते हैं जब वे उन गतिविधियों में भाग लेते हैं जो उनके संदर्भ से संबंधित होती है। करा कि छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे उन गतिविधियों में भाग लेते हैं जो उनके संदर्भ से संबंधित नहीं होती हैं। जब छात्र अर्थहीन गतिविधियों में भाग लेते हैं तो वो सबसे अच्छा सीखते हैं। यांत्रिक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं। दोस्तों यांत्रिक गतिविधियों से सीखने से बच्चा सबसे बेहतर नहीं सीखेगा, गलत है दोस्तों। आपका यांत्रिक गतिविधियों में भाग लेने से बच्चा बेहतर कैसे सीख पाएगा? आप जानते हैं करके सीखने में सबसे बेहतर सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग से बच्चा सबसे बेहतर सीखता है, इसलिए आपका डी ऑप्शन तो नहीं बनेगा। जब छात्र अर्थहीन गतिविधियों में, मतलब उसके लेवल का उसका मतलब ना हो, उसका मीनिंग जो लेस हो, एक्टिविटीज हो, तो अब बच्चा बेहतर सीखेगा। तो आप जानते हैं मीनिंगफुल एक्टिविटीज में बेहतर सीखता है, ना कि मीनिंग लेस में सीखेगा, इसलिए दोस्तों यह भी गलत हो जाएगा। कह बच्चा तब सबसे अच्छा सीखता है जब वे उन गतिविधियों में भाग लेते हैं जो उनके संबंधित नहीं हो। भाई साहब तब आप बेहतर सीखेंगे जब उसके संदर्भ का हो ही ना, आपके मतलब का हो ना, तब आप सबसे बेहतर सीखते हैं नहीं दोस्तों। तब आप सबसे अच्छा सीखते हैं जब वे गतिविधियों में भाग लेते हैं। आपको मैंने बताया जब आप लर्निंग बाय डूइंग से करके सीखते हैं और उनके संदर्भ से संबंधित होता तो आप सबसे बेहतर सीखते हैं। और आपसे पूछा था सही, तो सही होगा ऑप्शन संख्या ए। सही क्या होगा? ऑप्शन संख्या ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या होगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। यहाँ पर देखिए नॉट रिलेटेड टू आइदर कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा है, तो इसलिए दोस्तों या तो आपका नहीं, न सी ऑप्शन न डी ऑप्शन, ए ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, 23 नंबर की बात कर रहे हैं और 23 नंबर में जो बनेगा ऑप्शन संख्या इसमें ए बन जाएगा। 24 नंबर पर हम चलेंगे। 24 नंबर के लिए करें, एक नए विषय का परिचय देते समय शिक्षक को प्रश्न पूछनी चाहिए जो कैसा हो। अगर नए विषय को आप पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं,
तो शिक्षक को प्रश्न पूछनी चाहिए। कैसा प्रश्न पूछना चाहिए? छात्रों से पूरी तरीके से अपरिचित क्षेत्र से। भाई आप अगर बच्चे को कोई चीज़ आप प्रश्न पूछ रहे हैं नए विषय के बारे में, तो आप ऐसा प्रश्न पूछेंगे जिससे अपरिचित होगा, तो उसका कोई मतलब नहीं। आप सिर्फ झल्लाने का काम कर रहे हैं, बच्चे को फंसाने का, बच्चे को सिर्फ टाइम बर्बाद करने के लिए और अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, गलत होगा। करा उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से काफ़ी परे हो। भाई साहब उनके संज्ञानात्मक क्षमताओं से परे होकर क्यों पूछेंगे? भाई उनके लेवल का चीज़ें पूछेंगे। अब क्लास 2 का बच्चा है, क्लास 5 वाला चीज़ें पूछेंगे तो बच्चा कर पाएगा। क्लास 5th का बच्चा है, क्लास 8 का करेंगे तो सीख पाएगा, बता पाएगा? कभी नहीं बता पाएगा। पढ़ाए जाने वाले विषय से संबंधित नहीं हो। भाई साहब जब पढ़ाने जाने वाले विषय से संबंधित नहीं होगा तब बच्चा बेहतर देगा? कभी नहीं देगा। अध्ययन किए जाने वाले विषय की पूरी पूर्व ज्ञान से जोड़ से करा कि अध्ययन किए जाने वाले विषय को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। एकदम सही है, जब आप पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं तो बच्चा बेहतर सीखता है। और इसीलिए दोस्तों आपका क्या होगा? ऑप्शन संख्या डी होगा। ऐसे प्रश्न पेपर में आए हैं और फिर से आएंगे दोस्त, तो 24 नंबर का जो बनेगा ऑप्शन संख्या डी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर पे चलते हैं। प्रश्न संख्या जी 25 नंबर करा छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ कैसा कहता है? बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ कैसा कहता है? करा सीखने की प्रक्रिया में न्यूनतम भूमिका निभाता है। तो दोस्तों सीखने की प्रक्रिया में न्यूनतम भूमिका नहीं निभाता है, अधिकतम भूमिका निभाता। क्या? अधिकतम भूमिका। यहाँ पर अधिकतम होता तो बात बनता, लेकिन अधिकतम ही न्यूनतम दिया है। सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं, तो एकदम जानते हैं बहुत भूमिका निभाता है। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अगर जोड़ के बच्चों से सिखाएंगे तो बच्चा बेहतर सीखता है। उसके समाज में घट रही चीज़ें उसके इन्वायरमेंट में हो रही हैं। तो कहा सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एकदम सी ऑप्शन बनेगा। डी में कहा सीखने की प्रक्रिया में अनदेखा किया जाना चाहिए, तो आप अनदेखा नहीं करेंगे दोस्तों, यह भी बात गलत। राइट आंसर क्या होगा? वह आपका सी ऑप्शन बन जाएगा। क्या होगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। 25 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलेंगे, 26 नंबर पर बात कर लेते हैं। 26 नंबर के लिए 26 नंबर की बात करेंगे। करा कि एक शिक्षक का इरादा अपने छात्रों के बीच चिंतनशील कौशल की सुविधा प्रदान करना है। इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? चिंतनशील कौशल मतलब थिंकिंग जो है, थिंकिंग पावर क्या करना है? स्किल उसको भीतर जनरेट करना है, मतलब एक तरीके से बढ़ावा देना है। करा कि उसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? करा छात्रों से बोर्ड पर लिखी सामग्री को कॉपी करने के लिए कहना चाहिए। भाई चिंतनशील करने के लिए क्या आप कहोगे? अगर बच्चे को, अगर हम आपसे कहें आपके चिंतनशील कौशल को बढ़ाने की प्रक्रिया अगर हम करना चाहें, या आप कभी भी किसी बच्चे का आप करना चाहें, तो आप कहेंगे बेटा एक काम करो, आप जो लिखी है, जो बोर्ड पर लिखी हैं, जो मैंने आपकी कॉपी पर लिख दिया उसे उतार लो, उसे लिख लो। बच्चे में चिंतन क्षमता बढ़ जाएगा? कभी नहीं बढ़ जाएगा, कभी नहीं बच्चा बढ़ेगा, कभी नहीं आगे चल सकता बच्चा। करा छात्रों को अपनी समझ के बारे में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एकदम बच्चा अपने समझ के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए जो सवाल पूछने के लिए क्या करना चाहिए? उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। एकदम राइट आंसर होगा। सी में करा छात्रों को रटने याद करने के लिए गद्यांश देना चाहिए। अच्छा कभी आप कहेंगे बेटा एक काम करो, यही गद्यांश रट डालो, आपका चिंतनशील बढ़ जाएगा? कभी नहीं बढ़ेगा, और रट्टा वाला हो जाएगा, बस तू मैं वाला होगा, तोते की तरह हो जाएगा, बात बेकार है। फिर छात्रों के उद्दीपन प्रतिक्रिया, तो आप जानते हैं उद्दीपन प्रतिक्रिया अपने आप से क्या है? एकदम फर्जी है, कभी नहीं होगा, व्यवहारवादी मानना था, और ऐसा नहीं दोस्तों। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 26 का वह कौन सा बनेगा? बी ऑप्शन आपका राइट बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर के लिए करा कि एक शिक्षक का निम्न में से क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? एक टीचर शुड मतलब एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? करा कि छात्रों को स्वयं अपनी त्रुटियों की पहचान करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। भाई करा कि हतोत्साहित करें, बच्चा त्रुटियों को अपनी जानने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, कभी नहीं प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पर प्रोत्साहित होता तो बात बनता, गलत है। छात्रों द्वारा दी गई भ्रांतियों को नजरअंदाज करना चाहिए। भाई साहब भ्रांतियों को नजरअंदाज करेंगे तो बच्चा कैसे सीख पाएगा? अगर मान लीजिए आपके भीतर अभी हम कुछ चीज़ें पढ़ा रहे होंगे जो आपके भीतर भ्रांतियाँ उत्पन्न हो रही होंगी, तो हम नज़रअंदाज करेंगे तो आप बेहतर नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि फिर से आपके सामने अगर क्वेश्चन टपक गया तो फिर आप गलती करके आ जाएंगे। इसलिए उसी समय क्या करें, आप क्या करें, गलतियों को, जो भ्रांतियाँ उसको सुधारने की कोशिश करें। छात्रों की भ्रांतियों को मजबूत करना चाहिए, या छात्रों को अपनी त्रुटियों को स्वयं ठीक करने के लिए पाठ प्रदान करना चाहिए। एकदम आपका
जो त्रुटियों को सुधार करने के लिए पाठ देना चाहिए, संकेत देना चाहिए कि भाई साहब त्रुटियों को सुधारने के लिए, आप जो त्रुटि हो रही है उसको सुधारने के लिए बच्चे को पाठ देना चाहिए, एक संकेत देना चाहिए कि बेटा ऐसे ऐसे करोगे तो त्रुटियां नहीं होंगी। और इसीलिए दोस्तों आपका क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या डी बनेगा। क्या, कैन फोर्ड स्टूडेंट टू करेक्ट आइदर एरोसिस देमसेल्फ। तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा, प्रश्न संख्या 27 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर पर हम बात करेंगे। 28 नंबर को ध्यानपूर्वक देखेंगे। एक छात्र परीक्षा में पहले बहुत घबराया। एक छात्र क्या किया, एक छात्र परीक्षा से पहले बहुत घबराया हुआ है और उच्च स्तर की चिंता महसूस कर रहा है। उसकी इस भावना स्थिति का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है। देखिए दोस्तों, अगर आप पेपर सीटेट का पेपर जा रहे हैं देने और आप भी क्या है, आप घबराए हैं पेपर के पहले, तो करा कि उसकी इस भावना की स्थिति में उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़े, स्थिति का प्रभाव पड़ने की संभावना है। मतलब आपको क्या दिक्कतें उत्पन्न कर सकता है, आपको क्या दिक्कत हो सकती है जब आप सीटेट का पेपर देने जाएंगे। उसके पहले घबराहट होगी और जब घबराहट होगी तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा आपके भावनात्मक स्थिति पर, या प्रदर्शन के लिए आंतरिक प्रेरणा का कारण बनेगी। इनकी परीक्षा में उसके प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसकी वजह से परीक्षा में उसके प्रदर्शन पर सुधार होगा या परीक्षा में उसके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। तो दोस्तों बेहतरीन प्रश्न है और इसके लिए बताएंगे दोस्तों, आप जानते हैं अगर आप घबरा रहे हैं पेपर के पहले तो आपको पहले पेपर के पहले रिलैक्स हो जाना है, एकदम एकदम रिलैक्स अपने आप को महसूस कीजिए। बोला जाता है कि रिलैक्स रहेंगे तो बेहतर होगा पेपर और बेहतर आप करके आएंगे। लेकिन आप घबराए रहेंगे, गड़बड़ करेंगे, अरे क्या होगा भगवान, क्या होगा, बचा लो हमको, तो ऐसा क्या होगा, आपको आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। क्योंकि आपके भीतर क्या है, आपके भीतर अपने ऊपर विश्वास नहीं है। सेल्फ जो है, आप सेल्फ एकदम ये अपने तरीके से अपने ऊपर क्या विश्वास नहीं हो रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है आपके भीतर। और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं तो आपका आता हुआ क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा। और सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा तो आता भी क्वेश्चन सही हो जाता है। तो इसलिए क्या बनेगा दोस्तों, नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, आपके प्रदर्शन पर नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। राइट ऑप्शन आपका डी बनेगा, आपके ऊपर गलत प्रभाव डालेगा आप घबराओगे तो। इसकी वजह से प्रदर्शन क्या होगा, सुधार होगा। भाई साहब घबराओगे तो सब, तो इस वजह से सब घबराते तो गलत बनेगा। कह कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बहुत प्रभाव पड़ता है। और कह आंतरिक प्रेरणा कह कि इंटरनल मोटिवेशन का कारण बनता है, आप और मोटिवेट हो जाते हो क्या, अच्छा घबराएंगे तो और भी बेहतर करेंगे। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, अगर आप घबराए हैं तो आप पेपर में नकारात्मक रूप से उसका प्रभाव पड़ने वाला है। 29 नंबर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप है। जिज्ञासा आंतरिक प्रेरणा, या समकक्षों से सराहना आंतरिक प्रेरणा, शिक्षक की प्रशंसा आंतरिक प्रेरणा, या मैच में ट्रॉफी आंतरिक प्रेरणा। तो सही विकल्प क्या है, सही विकल्प इसमें से क्या बनेगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जिज्ञासा क्या है, एक आंतरिक प्रेरणा है, इंटरनल मोटिवेशन का काम करेगा। और आपका राइट आंसर बनेगा ए। देखिए समकक्षों से सराहना क्या करता है, ये बाह्य का कारण बनता है, क्या बाह्य प्रेरणा का कारण बनता है या नहीं होगा, बाह्य प्रेरणा का कारण बनता है, नहीं होगा। बी ऑप्शन क्या होगा आपका, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर सी ऑप्शन की हम चर्चा करते हैं, प्रशंसा, शिक्षक की प्रशंसा, यह भी बाह्य का काम करेगा, किसका, बाह्य का काम करेगा, यह भी ऑप्शन नहीं बनेगा दोस्तों। और मैच में ट्रॉफी आप जीत रहे हो को आंतरिक नहीं बाह्य का काम करता है, और इसलिए दोस्त यह भी क्या होगा, यह भी नहीं बनेगा। तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर। क्यूरियोसिटी जो आपका जिज्ञासा है वह आपका आंतरिक प्रेरणा का काम करेगा। 29 का ए ऑप्शन। अंतिम आज का प्रश्न, लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी संप्रत्यय की समझ को सुसाध्य नहीं करेगा, किसी संप्रत्यय की समझ को, किसी कॉन्सेप्ट को के अंडरस्टैंडिंग में जो है हेल्प नहीं करने वाला है। मतलब इसमें से गलत आपको ढूंढना है। छात्रों को शिक्षक द्वारा दिए गए नोट्स और उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने के लिए कहना। छात्रों में से संप्रत्यय को अपने शब्दों में समझने के लिए कहना। विद्यार्थियों से विशिष्ट उदाहरणों से सिद्धांत बनाने के लिए कहना। छात्रों से विभिन्न स्थिति के बीच समरूपक उत्पन्न करने के लिए कहना दोस्तों। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए ऑप्शन में कह रहा है, देखिए गलत हमको ढूंढना है। नोट्स के प्रतिलिपि, उत्तरों को प्रतिलिपि बनाने के लिए कहना क्या संप्रत्यय को समझ में विकसित करेगा। देखिए अगर आपसे कह दिया गया, आपको मैं नोट्स दे देता हूँ, ठीक, अब नोट्स का प्रतिलिपि बना दो, फिर से एक फोटोकॉपी बना दो, तो आपके संप्रत्यय कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे दोस्त। और ऐसा करेंगे तो आप
कभी कभी ऐसा होता है टीचर लोग कहते हैं कि आप जो मैं बोल रहा हूँ लिखो लिखो लिखो, तो लिखना नहीं ज़्यादा, समझना है। तो इसलिए दोस्तों प्रतिलिपि बनाने से लिए क्या होगा, उत्तरों के प्रतिलिपि बनाने से क्या होगा, दिक्कतें होंगी, और इसलिए आपका क्या होगा, यह ऑप्शन क्या है, गलत है। जब गलत है तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा। बी में क्या रहा कि यहाँ पर शब्दों के लिए समझाने के लिए कहना, एकदम बात यह भी सही है, बी ऑप्शन सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। तो आप जानते हैं जो इसमें से गलत है ऑप्शन संख्या ए है। ऑप्शन संख्या क्योंकि हमसे पूछा था नाट, तो नाट में कौन सा बनेगा, ऑप्शन संख्या ए बनेगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से बात किया जाए दोस्त, आप सभी के सामने 30 प्रश्नों की श्रृंखला थी जो आपके सीटेट के परिपेक्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही कंसेप्चुअल नॉलेज वाला यह प्रैक्टिस क्लास था। आप सभी ने अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, सीखा होगा। अगली क्लास में किसी हम नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ आप सभी के सामने हाजिर होंगे, और आप सभी अच्छी तरीके से पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तब तक के लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा भी आपको क्लास लगा हो, एक बार आप सभी क्लास के बारे में एक बार फीडबैक देने की कोशिश कीजिएगा। सभी को तहे दिल से आभार दोस्त, थैंक यू, नमस्कार।